नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और बात सबसे पहले यूएनएससी के एक रिपोर्ट की, और इस रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास एक धमाका हुआ था और इसी को लेकर एक रिपोर्ट आई है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, और उसमें अलकायदा कनेक्शन की बात कही गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मॉनिटरिंग टीम की 38वीं रिपोर्ट में यह दावा सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के पीछे अलकायदा के रीजनल ऑफशूट अलकायदा इन नेशनल सबकॉन्टिनेंट यानी AQIS का हाथ था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आतंकी संगठन सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए छोटे छोटे सेल्स में काम कर रहे हैं और अब AI और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बम बनाने, लक्ष्य चुनने और भाषाई अनुवाद जैसे कामों में कर रहे हैं। वहीं ISIL जैसे संगठनों द्वारा जैविक हथियारों की दिशा में बढ़ने पर भी चिंता जताई गई है। के पास हुए धमाके को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 38वीं रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस ब्लास्ट के पीछे अलकायदा से जुड़े संगठन का हाथ था। 10 नवंबर 2025 की शाम लाल किले के पास हुए धमाके में 11 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए थे। यूएनएससी की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली के लाल किले के पास हमले को अलकायदा की एक ही रीजनल ऑफशूट अलकायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ने अंजाम दिया था। इस ब्लास्ट से पूरी दिल्ली कांप उठी, 11 लोगों की मौत हुई। AQIS एक क्षेत्रीय आतंकवादी नेटवर्क के रूप में विकसित हो चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए यह संगठन बड़ी यूनिट्स के बजाय छोटे छोटे सेल्स के जरिए काम कर रहा है, जिन्हें ट्रैक करना बेहद कठिन होता है। यूएनएससी की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि आतंकवादी संगठन अब हाईटेक हो चुके हैं। रिपोर्ट में आतंकी संगठनों द्वारा AI और मॉडर्न तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकी गुट बम बनाने की जानकारी और लक्ष्यों के चयन के लिए ChatGPT जैसे AI टूल्स का सहारा ले रहे हैं। आतंकी संगठन भाषा के अनुवाद के लिए भी AI का उपयोग कर रहे हैं। यही नहीं, ISIL जैसे संगठन बोटुलिनम टॉक्सिन और साइनाइड जैसे बायो वेपन की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, जो बेहद खतरनाक हो सकते हैं। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के कसाब केस और देश के कई हाई प्रोफाइल मामलों में सरकार का पक्ष रखने वाले देश के दिग्गज सरकारी वकील और राज्यसभा सदस्य उज्जवल निकम ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कसाब भी अलकायदा से प्रेरित था। देश में अशांति फैलाने वाले की भी जांच होनी चाहिए। देखिए, जब कसाब की ट्रायल चल रही थी, जिस प्रकार कसाब बचाव करता था खुद के लिए, जो कोर्ट में अलग अलग हथकंडे अपनाता था, उस प्रकार उसके वो अलकायदा से स्ट्रेटेजी से काम करता है। ये हमने कोर्ट में दावा किया था। अलकायदा का मैनुअल भी उन्होंने प्रदर्शित किया था, जो हमारे हाथ में था उस वक्त, और कोर्ट को भी हमने दिखाया था। ये जहाँ हमारे देश में जो शांति बिगड़ना चाहते हैं, वो अलकायदा से जुड़े हुए कुछ लोग हैं। इससे अगर जांच एजेंसी को सबूत मिलते तो मुझे लगता है ये बड़ी चिंतनीय बात है। बीजेपी की तरफ से भी दिल्ली के लाल किले के पास हमले को लेकर चिंता व्यक्त की गई। साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा। लेकिन देखिए, देश पे आतंकवाद का खतरा तो हमेशा मंडराता रहता है। लाल किला में बहुत तमाम कोशिशों के बावजूद इस तरीके का जो ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद जो टेरर मॉड्यूल सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि टेररिज्म आसान चीज़ें नहीं है। तो इसलिए इन लोगों को, बुरहान वानी को, भटका हुआ नौजवान मौलाना अजहर मसूद को, मौलाना साहब और जी लगाकर जितने तमाम आतंकवादियों को संबोधित करते हैं कांग्रेसी, वो करना बंद करना चाहिए। ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिस्ट और उनके नेताओं का ये प्रक्रिया जो है, या जो पद्धति कांग्रेस करती है, इससे पूरे तरीके से राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न होता है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए हमले को लेकर NIA की तरफ से भी जांच जारी है। NIA ने अपनी चार्जशीट में जम्मू कश्मीर के रहने वाले समीर अहमद अहंगर, तुफैल अहमद भट्ट और मुशफर अहमद को आरोपी बनाया है। बता दें कि अब तक इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। इनमें मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी भी शामिल है, जिसकी मौत हो चुकी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद श्री राम सेना की तरफ से कराए गए शुद्धिकरण यज्ञ पर अब सियासत भड़क गई है। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को उठाया और बीजेपी को घेरा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने मेरे स्टेज का शुद्धिकरण किया, तो वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को नकार दिया है और जांच कराने की बात कही है। देखिए ये रिपोर्ट। स्पीच होने के बाद बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम। देश में सियासी पारा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 8 अगस्त को उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई
विजय शंखनाद रैली के बाद सियासत गर्म हो गई है। आरोप है कि खड़गे की रैली के बाद स्टेज का शुद्धिकरण किया गया। आज राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को उठाया और बीजेपी को घेरा। खड़गे ने कहा कि मैं अपने एससी होने का मुद्दा नहीं बनाता, लेकिन शुद्धिकरण करके मेरा अपमान किया गया है। मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किया। वहीं खड़गे के आरोपों को बीजेपी ने नकार दिया है। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार इस कृत्य की निंदा करती है और इसकी जांच करवाएगी। इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है। खड़गे के मंच के शुद्धिकरण पर संसद से लेकर हल्द्वानी तक बवाल मचा है। बीजेपी और कांग्रेस नेता आमने सामने हैं। अब आपको हल्द्वानी के रामलीला मैदान की तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां कांग्रेस की शंखनाद सभा के बाद श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास की तरफ से रामलीला मैदान में शुद्धिकरण यज्ञ कराया गया। आयोजकों का कहना है कि रामलीला मैदान हिंदू धार्मिक आयोजनों और रामलीला मंचन का प्रमुख स्थल है, लेकिन कांग्रेस की शंखनाद सभा के दौरान मंच से इस्लामिक नारे लगाए गए थे। हिंदू आस्था को इस बात से ठेस पहुंची कि किसी ऐसे व्यक्ति को मंच में स्थान दिया गया जो हिंदूवादी संगठनों को की तुलना सांप से करता है और मुस्लिम समुदाय से उनको खत्म करने की अपील करता हो। और ऐसे व्यक्ति को यदि मंच पे स्थान मिलता हो, एक ऐसा मंच जहां से भगवान श्री राम के जीवन को का मंचन किया जा रहा हो, तो उस स्थान की पवित्रता खंडित होती है। वो पवित्रता पुनर्स्थापित करने के लिए ये यज्ञ हुआ। कुल मिलाकर कहें तो यज्ञ की अग्नि के साथ सियासत भी भड़क उठी है। कांग्रेस नेताओं का सवाल है कि आखिर रैली के बाद ही रामलीला मैदान के शुद्धिकरण की जरूरत क्यों पड़ी। वहीं हिंदू संगठनों का अपना तर्क है। बीजेपी भले ही आरोपों को नकारे, लेकिन कांग्रेस के सियासी हमले उत्तराखंड चुनाव तक कम होते नहीं दिख रहे हैं। और अब बात झारखंड में चल रहे छात्रों के आंदोलन की। रांची में छात्रों के आंदोलन पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। 10 अगस्त को विधानसभा मार्च के दौरान हुई झड़प के मामले में करीब 600 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें 100 नामजद और करीब 500 अज्ञात प्रदर्शनकारी शामिल हैं। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन पिछले 20 दिनों से जारी है। सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर गतिरोध बना हुआ है। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगें मान ली गई हैं, जबकि प्रदर्शनकारी अब भी अपनी प्रमुख मांगों के समाधान की मांग कर रहे हैं और इस पूरे मामले की भ्रष्टाचार की सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज की है, जिनमें 100 नामजद, 500 अज्ञात छात्र और अन्य प्रदर्शनकारी शामिल हैं। एफआईआर में सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिस के साथ धक्का मुक्की और उपद्रव समेत अन्य आरोपों को शामिल किया गया है। एफआईआर के बावजूद छात्रों का आंदोलन थमता नजर नहीं आ रहा। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 20 दिनों से छात्र डटे हुए हैं और साफ कर चुके हैं कि सरकार जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी, आंदोलन खत्म नहीं होगा। हम साथियों पर, हमारे छात्रों पर, युवाओं पर लाठीचार्ज हुई है और सबसे निंदनीय बात यह हुई है कि जो लाठीचार्ज हुई है वो महिलाओं पे, छात्राओं पर भी हुई है और मेल पर पुलिस पर्सनल ने किया है। तो हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जिनकी आत्मा, जिनका दिल और दिमाग छात्रों के साथ है, इनके भावनाओं से जुड़ा है, जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उनको कस्टडी में लेकर ये सरकार हमारे आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। नहीं, एफआईआर के बारे में तो हमें अभी आप लोग बता रहे हैं। कल तो एसएसपी सर के साथ हम लोग का बैठक था, तो इसका कोई बात उन्होंने नहीं बोले कि छात्रों पर
प्राथमिकी दर्ज हो रही है। देखिए इतनी बड़ी कल जो 10 तारीख को जो सो बहुत ऐतिहासिक आंदोलन था। छात्र जो सो अपने हक और अधिकार को मजबूत कर रहे थे, बुलंद कर रहे थे। बता दें 10 अगस्त को जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया था। प्रदर्शनकारी जब सुरक्षा घेरा तोड़कर आगे बढ़ने लगे तो पुलिस के साथ उनकी तीखी झड़प भी हुई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। छात्रों पर एफआईआर को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए छात्रों के मुद्दे पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया। नहीं करेंगे ना। अब कल 600 बच्चों पे एफआईआर हुआ, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अरे बच्चों का, बेटियों का लहू बहा रांची की सड़कों पर, उस पे नहीं बोले, एफआईआर पे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। करोड़ों में 400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, नहीं बोलेंगे। 1000 से ऊपर नौकरी बेची गई, नहीं बोलेंगे। क्यों? आप दोहरे चरित्र को हो। राहुल गांधी आप तो भगोड़े हो, आप तो कहते हैं ना एक झूठ बोलने वाली मशीन हो, आप तो डबल स्टैंडर्ड का चेहरा है आपका। सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की लंबी वार्ता हो चुकी है, लेकिन जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा के साथ नियुक्ति परीक्षाओं को लेकर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। जेपीएससी उम्मीदवारों के दोबारा से संभावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार भी अलर्ट है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है और अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात है। अब सवाल सिर्फ 600 लोगों पर दर्ज एफआईआर का नहीं, सवाल यह है कि 20 दिनों से जारी छात्रों के आंदोलन का समाधान आखिर कब निकलेगा। सरकार कह रही है कि 98% मांगे मान ली गई हैं। छात्र कह रहे हैं अभी उनकी मुख्य मांगे बाकी हैं। ऐसे में अब निगाहें सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच होने वाली अगली बातचीत पर टिकी हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आम लोग शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए। पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति से सराबोर हो गया और इस तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और आगरा के प्रभारी भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। वो भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, उनका भी स्वागत किया। आगरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने, आगरा के तमाम जनप्रतिनिधि, बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए। इस मौके पर यूपी सरकार में मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि तिरंगा केवल एक झंडा नहीं बल्कि देश की आन बान और शान का प्रतीक है। हमारे संवाददाता जिशान अहमद ने खास बातचीत की कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी से। साथ भूपेंद्र चौधरी हैं जो तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। सीधे बात कर लेते हैं। आज बड़ी संख्या लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं। क्या आज 13 तारीख को तिरंगा यात्रा पर महानगर और जिला की संयुक्त तिरंगा यात्रा आगरा में प्रारंभ हुई थी, शुरू हुई है और हम लोगों ने बड़ी संख्या में आगरा वासियों ने पूरे जोश खरोश के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है घर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लोगों का उत्साह देखकर जिस प्रकार से तिरंगे के प्रति और हमारी जो परंपरा है, हमारी जो विरासत है, उसके प्रति जो लोगों का कमिटमेंट है वो कहीं ना कहीं इस तिरंगा यात्रा में प्रदर्शित होता है। तिरंगा यात्रा में 27 का चुनाव नजदीक है, क्या मैसेज है? ये भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा कमिटमेंट है, हमारा संकल्प है, देश समाज से जुड़े विषय उन्हें लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तिरंगा हमारी शान है, हमारी अस्मिता का प्रतीक है और आज जन जन की जिस प्रकार से भागीदारी रही है उससे निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि देश समाज के प्रति हम लोगों की प्रतिबद्धता बढ़ जाएगी। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, लेकिन एक बयान आया है P4 पंडित, क्या कहेंगे? P4 पंडित परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, केवल सफाई और कुछ नहीं। देखिए ये हमारे साथ भूपेंद्र चौधरी थे जो कैबिनेट मंत्री हैं। आज भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता के द्वारा एक तिरंगा यात्रा निकाली गई थी जिसमें आगरा शहर के तमाम लोग शामिल हुए थे और बड़ी संख्या में पदाधिकारी भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे। ये विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, इसमें आगरा के तमाम शहर के जो जनप्रतिनिधि हैं वह लोग भी इस यात्रा में शामिल हुए थे। अपने सहयोगी उमर के साथ जिशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। और चलिए अब बात करते हैं संसद की। संसद
का मानसून सत्र का समापन हो गया और मानसून सत्र के आखिरी दिन भी संसद में जमकर हंगामा देखने को मिला। संसद परिसर में एनडीए और विपक्षी सांसद आमने सामने नजर आए। दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हुई। विपक्ष ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई, राम मंदिर चढ़ावा चोरी और गृह मंत्री अमित शाह के जवाब को लेकर सरकार को घेरा, तो वहीं एनडीए सांसदों ने झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध के साथ राहुल गांधी से जवाब की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आधिकारिक तौर पे आपके पास कोई बोल है? मानसून सत्र का आखिरी दिन भी संसद में सियासी संग्राम के नाम रहा। संसद परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने दिखे। एक तरफ विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी थी, तो दूसरी तरफ एनडीए सांसद भी झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। विपक्ष ने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोला। इस दौरान पवन खेड़ा समेत कुछ विपक्षी सांसदों के हाथ में बंदर जैसा दिखने वाला खिलौना भी नजर आया, जिसे लेकर सरकार पर तंज कसा गया। वहीं अमित शाह के जवाब को लेकर भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए। विपक्षी सांसदों ने पूछा कि अमित शाह को अब चर्चा का जवाब देने की याद क्यों आई है। अब आज वंदे मातरम हो रहा है, जनगण मन हो रहा है। आज अरे 20 दिन क्या किए तुम? 19 दिन पार्लियामेंट चला, कम से कम 25-26 दिन आपके पास थे, तो आप उस वक्त आपको याद नहीं आया। तुम तो 19 डेज वेस्ट करे और अब एक्सटेंड मांगते हो, ये शर्म की बात है। कब कह रहे हैं? कल कहा उन्होंने ना, जब उनको समझ में आ गया कि पूरे देश में ये संदेशा चला गया है कि सरकार देश की संसद से भाग रही है। जब उनको ये समझ में आ गया कि ये फीडबैक है देश के छात्रों के बीच में, देश के युवाओं के बीच में, देश की जनता के बीच में, तब उन्होंने एक चिट्ठी लिखी स्पीकर साहब को कि नहीं, हम एक दिन बढ़ा भी सकते हैं, हम संवाद में भाग लेना चाहते हैं। अब तक कहाँ थे आप? विपक्ष तो गृह मंत्री का भाषण नहीं सुनने चाहते हैं, वो लंबा लेक्चर देगा ये भी सुनने नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते थे कि कौन पेलेट गन फायरिंग का ऑर्डर दिया, इसके बारे में सरकार सफाई दे, वो नहीं दिया। तो वो तो बहुत पावरफुल है, लेकिन वो तो हाउस नहीं चला पाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।